रोटेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है और कुछ सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ट्रेडर के लिए, स्विंग ट्रेडर के लिए, पोजिशनल ट्रेडर के लिए बनती हुई दिख रही है। और इतनी तेज़ी से सेक्टर बदलते हैं ना कि उसको मतलब आप जब तक एक पकड़ेंगे उससे दूसरा छूट भी जाता है। तो हमने सोचा 4 सेक्टर में बात की है। 2 हमने अभी तक बात की है IT और फार्मा, जिसमें अलग अलग डायरेक्शन के व्यूज़ चल रहे हैं। और फार्मा इसलिए हमने डिस्कस किया क्योंकि वो बहुत तेज़ी में है, और IT इसलिए क्योंकि उसमें शायद एक बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग की स्थिति बन रही है। लेकिन दूसरे 2 और महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, इस पर बातचीत कर लेते हैं। पावर सेक्टर में आप पावर प्रोडक्शन कंपनीज देखिए, पावर इक्विपमेंट वाली कंपनी देखिए, कैपिटल गुड की लार्ज कंपनीज देखिए, आप फ्रॉम L&T टू SJVN। और वैसे ही आप कंजम्पशन वाले में आइए तो एक अलग स्टोरी वहाँ चल रही है। चूँकि फूड इन्फ्लेशन ग्लोबली बढ़ गया है तो वो एक इम्पैक्ट आएगा, और इंडिया में भी बढ़ गया। बाढ़ आ रही है, गेहूं के दाम 17-18% बढ़। गेहूं क्या होता है, जितनी सॉफ्ट कमोडिटीज़ हैं, मक्का से लेके गेहूं, सब में दाम में तेजी आई है। तो अच्छा, अभी ये शुरुआत हुई थी रूरल इंडिया में पिकअप की, उस बीच में फिर से एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही। सुदीप सर, इन दोनों सेक्टर में एक तो मुझे ये पावर वाली तेजी क्यों आई, लिटरली मैंने बहुत समझने की कोशिश, समझ नहीं आई कि क्यों तेजी आ रही है। वो स्ट्रक्चरल तेजी है क्या कि ऑर्डर मिल रहे हैं इसलिए वाली तेजी है, और दूसरा जो कंजम्पशन वाला, किसकी तरफ जाएंगे आप? ये दोनों सेक्टर हमारे पसंदीदा सेक्टर है। पावर में मैं ये मानता हूं कि अच्छा खासा रैली हम लोगों ने देखा है। पावर सेक्टर और जैसे आप कह रहे हैं कैप गुड सेक्टर, दोनों रिलेटेड सेक्टर, दोनों में अच्छा रैली देखने को मिला है। पर अगर आपको पावर सेक्टर की बात संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा तो हमारा बिलीफ ये है कि ग्रीन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टर को बहुत एक्साइट करता है। कोई भी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा PR वैल्यू हो जाता है। पर हम लोग ट्रेडिशनल एनर्जी को छोड़ नहीं सकते हैं। अगला 20-30 साल ट्रेडिशनल एनर्जी ऑल्सो विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर ये थीम को हम कंबाइन करें तो ये सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन मुझे तो लगता है कि 2 कंपनी में दिखता है, एक NTPC, दूसरा टाटा पावर। तो ये दोनों कंपनी ने ट्रेडिशनल जो एनर्जी है वहां पे तो बहुत जबरदस्त काम हमेशा से करते आए हैं। NTPC इंडिया का सबसे बड़ा पावर कंपनी है। सारा इंटीग्रेशन बैकवर्ड फॉरवर्ड सब कुछ बहुत अच्छी तरह से है, एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है और उसके अलावा ग्रीन एनर्जी में भी बहुत काम किया है। तो और शायद आने वाले दिनों में कुछ रिस्ट्रक्चरिंग भी हो सकता है। तो वैल्यू अनलॉकिंग के हिसाब भी अगर करें तो मुझे टाटा पावर और NTPC अभी भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जरूर निवेशक ध्यान दे सकते हैं। बाकी कंपनीज में मुझे लगता है कि वैल्यूएशन थोड़ा रन कर गया है, प्राइसेस थोड़ा रन कर गया है, वैल्यूएशन अभी थोड़ा फुल लग रहा है, तो शायद थोड़ा इंतजार करना चाहिए। FMCG की अगर बात करें, कंजम्पशन की अगर बात करें, वहां पे हमारा व्यू ये है कि अगर आप जो 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 ट्रेडिशनल FMCG कंपनीज है जैसे HUL, डाबर, मैरिको, कुछ हद तक ITC की भी बात कर सकते हैं, और एक कंजम्पशन थीम को अगर ले तो ये कंपनीज बहुत अच्छा है। क्योंकि इसका कारण यह है कि रूरल डिमांड में थोड़ा दबाव था और रूरल डिमांड पिकअप अभी तक शायद पूरी तरह से नहीं हुआ जो कमेंट्री से लग रहा है। पर रूरल डिमांड पिकअप हम लोगों का बिलीफ है कि जरूर होगा अगर मॉनसून ठीक ठाक रहे। और सरकार सामने इलेक्शंस है, स्टेट इलेक्शंस है, सेंट्रल इलेक्शन है, सरकार के तरफ से जबरदस्त एफर्ट लगाया जाएगा ताकि रूरल कंजम्पशन ठीक ठाक रहे। और इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रूरल मार्केट में जो ज्यादा काम करते हैं HUL और डाबर। अगर परसेंटेज वाइज देखें, HUL का सिग्निफिकेंट परसेंटेज रूरल में से आता है और डाबर एज ए कंपनी उनका ज्यादातर करीबन 50% रूरल से आता है। तो ये 2 कंपनी में सबसे ज्यादा बेनिफिट रूरल कंजम्पशन पिकअप का होगा। साथ में मैरिको और बाकी जो कंपनीज है FMCG में, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो इस सेक्टर में शायद हम लोग एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन आने वाले क्वार्टर्स में देखेंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में वो दिख रहा है कि पिकअप नहीं हो रहा है। अगर आप हैवेल्स और पॉलीकैब का रिजल्ट कंपेयर करें, पॉलीकैब में बेहतरीन रिजल्ट आया, हैवेल्स में नहीं आया। कारण पॉलीकैब में जो केबल्स और वायर्स करीबन 90% है और हैवेल्स में वो कम परसेंटेज है और कंजम्पशन जो कंज्यूमर ड्यूरेबल ज्यादा है। तो इसका मतलब साफ है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में अभी भी वो ट्रैक्शन नहीं आया है, उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दूंगा। और कंजम्पशन, हार्डकोर कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स जो है FMCG, वहां पे आप एक्सपोजर ले सकते हैं।
बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, आपने ये इस तरफ इशारा दिलाया, जैसे कि मुझे लगता है कि अब लोग, मतलब ज़्यादातर लोग अब 2 बार मंजन करने लगे हैं, इसलिए कॉलगेट के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन नेस्ले के नहीं अच्छे आए, है ना। ये आप बहुत फ़र्क देखिए। अगर आप बिस्किट कंपनियों में देखेंगे तो जो प्रीमियम वाले उनके अच्छे आए हैं, छोटे वालों को कम अच्छे आए। एसी नहीं बिक रहे इसलिए वोल्टास ठीक नहीं है, हेवेल्स में लॉयड वाला पार्ट ठीक नहीं है, लेकिन जो वायर और स्विचेस बेच रहे हैं वो सही चल रहा है। तो ये एक बड़ी डिस्टॉर्टेड स्टोरी कंजम्पशन वाली बनती दिख रही है। तो ये कैसे समझा जाए, आशीष जी आप ही बताइए। और ये पावर वाले में अब SJVN स्टॉक देखिए डबल उससे ज़्यादा हो चुका है। BHEL 15-20 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद वो 100 रुपये पहुंचा है। क्या आपको क्या लग रहा है दोनों सेक्टर में? तो इसमें 2 चीजें, एक तो फंडामेंटली क्या चेंज हो रहा है, और दूसरा है कि एक अंडर ओनरशिप का भी मार्केट में फर्क आता है। तो जब बाजार में बड़ी तेजी आती है तो जहां पर पे भी रिटर्न नहीं बन रहा है, वहां हर जगह एक तरीके से पैसे का फ्लो आता है और उसकी वजह से रिटर्न बनता है। बट उन सेक्टर्स या उन कंपनीज के ऊपर बात करना हम अवॉइड करेंगे। हम वहां बात करेंगे जहां पर लिटरली हमें लगता है कि फंडामेंटली बड़े चेंजेस हो रहे हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन बाजार कर रहा है। तो NTPC हमारी भी एक टॉपिक है इस पूरे स्पेस के अंदर। और हमको समझना होगा कि आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के इंडेक्स को देखिए, जो पिछले 11-12 साल कंसोलिडेशन किया, जिसने 2009-10 के बाद आपको रिटर्न जनरेट नहीं किया। 9-10 के बाद से लेके आज अगर से 2023 में हम बात कर रहे हैं, तो 13 साल के बाद अगर से कोई इंडेक्स में तेजी आना शुरू हो जाए और उसके टॉप जो कंट्रीब्यूटर्स हैं जैसे कि NTPC, पावर ग्रिड, REC, PFC जैसे स्टॉक, तो इनमें तेजी देखने को मिल रही है। अब इस तेजी के 2 कारण है। एक तो पीक पावर जो शॉर्टेज है वो आपका बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि टैरिफ में हाइक देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इन कंपनीज को एक इमीडिएट में शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नजर आ रहा है। बट स्ट्रक्चरल जो बेनिफिट है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जिस तरह का फोकस NTPC जैसी कंपनीज का है, वहां पर पे एक बहुत बड़ा सी चेंज हमें देखने को नजर आ रहा है, जिसके वजह से लगता है कि इन कंपनीज की आने वाले समय की जो अर्निंग ग्रोथ है वो काफी जबरदस्त रहेगी। अब अगर से आप वैल्यूएशन देखें तो NTPC जैसी कंपनी मात्र आपको 1.1 टाइम प्राइस टू बुक पे इस समय ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और इन कंपनीज को जब आप इनके प्राइवेट काउंटर पार्ट्स के सामने कंपैरिजन करें तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है कि आज NTPC जैसी कंपनी को जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो ऑलमोस्ट 200-250 बेसिस पॉइंट लोअर है एज कंपेयर टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो पावर जो कि एक तरह का कमोडिटी बिजनेस है, उसमें अगर से आपकी कॉस्ट ऑफ डेट 200-250 बेसिस पॉइंट लोअर डेट पे आपको अगर से पैसा मिल रहा है तो आप उस गेम में विनर रहेंगे। और तब जब आपका वैल्यूएशन एकदम रीजनेबल है 1.1 टाइम प्राइस टू बुक पे, तो इस तरह का वैल्यूएशन के जगह पे आपको री-रेटिंग देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली मार्केट हैज टू टेल दैट वी आर गोइंग टू रिवॉर्ड अ पर्टिकुलर सेक्टर, और वो दिख रहा है क्लियरली जब 12-13 साल के कंसोलिडेशन के बाद NTPC जैसे स्टॉक निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के स्पेस में NTPC हो गया, पावर ग्रिड हो गया, REC, PFC जैसे स्टॉक हो गए, या प्राइवेट सेक्टर में सीमेंस, L&T जैसी कंपनीज है, ये बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे इस सेक्टर के अंदर में री-रेटिंग के चलते। तो हमारा तो मानना है कि ये सेक्टर अभी चालू है और आने वाले एटलीस्ट 6 से 12 महीने इनमें अच्छी तेजी देखने को नजर आएगी। ओके, तो ये रावन्नी अच्छा इकोनॉमी के ना दो बैरोमीटर मैं देखता हूँ। जो मुझे लगता है पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है, बहुत डिमांड बढ़ती है पावर की, इसका मतलब चक्का चल पड़ा इकोनॉमी का हर तरीके से, वो रिन्यूएबल और थर्मल और सब मिला के कर लीजिए। वैसे टैक्स कलेक्शन अगर बहुत बढ़ रहा है तो उससे भी लगता है कि टैक्स आदमी तभी देगा जब कमाएगा। तो दोनों इंडिकेटर भारत में इस समय बड़े स्ट्रांग हैं। लेकिन प्रकाश जी, कोई सेक्टर बचा है जो अभी जिस पर नज़र रखी जाए, जो कि अब धीरे धीरे करके सब एक एक करके रोटेशन में आ रहे हैं? तो इन 2 में पहले बताइए क्या है, और बाद में कि अभी वो देखो एकदम नहीं चला है उसको देखो। पहले तो ये 2 बताइए कि कंजम्पशन और पावर वाला। नहीं, देखिए पावर का तो मैं कुछ टाइम पहले एक जगह मैंने प्रेजेंटेशन किया था, 3 महीने पहले हो चुके इस बात को। ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगले सेक्टर्स जो है वो आपको क्या देखना है। कैपिटल गुड्स आपने देखा, चल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पावर में जो पावर उपकरणों की जो श्रेणी है, जो सारी इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है हमारे यहाँ, उसका आप साइकिल देखिए नीरज भाई, ये चला क्यों है? अगर हिंदुस्तान में इतनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होनी है, इतनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी है, जो हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, ये तो सबको पता है, तो पावर का कंजम्पशन तो बढ़ना ही बढ़ना है। इतने सारे नए कंस्ट्रक्शन, इतनी नई कंस्ट्रक्शन हाउसिंग की हो रही है, तो केबल तो लगनी है।
मीटर लगने ही लगने। और जो सरकार ने एक चीज की है, जो स्मार्ट मीटरिंग का जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये इतने सालों, पिछले 25 सालों में हमने कोई सीरियस अटेम्प्ट देखा नहीं। लेकिन एसईबीज की, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के जो हालात थे, उसको सुधरते हुए देखा, सुधारा। अब सुधरने के बाद उसको कायम करने के लिए आपको स्मार्ट मीटर्स लगाने पड़ेंगे, नहीं तो चोरी होगी तो वापस वही हाल हो जाना था। सो ये जो चीजें हो रही है, टीएनडी लॉसेस को कम किया जा रहा है, स्मार्ट मीटरिंग आ रही है, और जो सुदीप जी कहते हैं रिन्यूएबल्स में जो पहली बार हम लोग का स्केल आया है। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग सोलर की बातें करते रहते थे, आज सोलर से ज्यादा विंड पावर पे फोकस आ गया है। तो जो, और उसके बाद कुछ दिनों बाद हाइड्रोजन की बातें करने लगेंगे। तो पावर क्षेत्र में जो हम लोग ने जो काम किया है वो इतना सराहनीय है। विश्व के स्तर पे अगर देखें, वैश्विक स्तर पे भी सबसे ज्यादा डीकार्बनाइजेशन वाला जो मूव है वो हिंदुस्तान की मार्केट ने किया है, हिंदुस्तान की सरकार ने करवाया है। सो ये चीज बहुत सीरियस है, और पावर को अफोर्डेबल बनाना, उसको ग्रीन बनाना, उसको लास्ट माइल तक ले जाना, इसमें सभी चीजें चलनी है। तो आपका चाहे वो टीडी पावर हो गया, भारत बिजली हो गया, अपार इंडस्ट्री हो गया, ये सभी कंपनीज के आप स्टॉक्स देखिए तो ये पिछले 1 साल में शायद डबल से ज्यादा हो गया। कारण ये है कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो अभी भी ये और इसको आप रोक नहीं सकते। पावर की खपत घटेगी, ये तो कोई बोलेगा नहीं आपको कि या कोई मानेगा नहीं आपसे। तो पावर में ये है कि अच्छी कंपनी जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है वो स्केल अप करती जाएंगी, स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप बनते जाएंगी। सो वहां पे तो कोई संदेह ही नहीं है। ऑफकोर्स पीएसयूज उसमें बहुत बड़े एक श्रेय उनका भी रहेगा, जो एनटीपीसी, पावर ग्रिड, आरईसी, वो सब रहेगा। कंजम्पशन का जो थीम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बोलना चाहूंगा कि इसमें हम लोग ने रूरल इकोनॉमी को स्लो होते देखा, लेकिन जब वहां तेजी आएगी इतनी बारिशों के बाद और इतना पानी अवेलेबल होने के बाद, और जो फूड प्राइसेस हैं, जो 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 कमोडिटी, एग्री कमोडिटी के प्राइसेस हैं, आप ये सोचिए कि एग्री कमोडिटी के प्राइसेस रहे तो कितना पैसा इस सेक्टर में इनकम के तौर पे ट्रांसलेट होगा। और वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है, और उसको सब कंजम्पशन में ट्रांसलेट होते हुए आप देखेंगे। पर उसको हो सकता है ये पोस्ट मॉनसून आपको दिखे, जुलाई सितंबर के फेज के इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और फेस्टिवल सीजन भी तब तक आ जाएगा तो उसमें थोड़ी और रौनक आएगी। मनीष सर बताइए, आपको क्या पसंद है? शॉर्ट एंड स्वीट। तो नीरज, एक्चुअली पावर में जनरली एनर्जी में सेक्युलर बुलिश व्यू है अगले लंबे समय तक का, ग्लोबल एनर्जी इंक्लूडेड। कैपेसिटी जिस स्पीड से ऐड हो रही थी इंडिया में, दुनिया में, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ क्लाइमेट चेंज कंजर्वेशन हो नहीं रही है। ईएसजी का जो एक बहुत बड़ा जिनी था मार्केट के दिमाग में, फंड मैनेजर्स के दिमाग में, वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है। तो इन जनरल कई सारे लोग अब रेडी टू इन्वेस्ट इन पे प्राइस है। तो एक जनरल मेरा व्यू ये है कि इस तरह के सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगला 5-10 साल एक सेक्युलर स्टोरी इंडियन पावर में भी बन सकता है, खास करके क्योंकि सारे जो बिजनेसेस हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, उनका एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज काफी अच्छा है हिंदुस्तान में। तो वो एक बड़ा पावर का व्यू है। रिलायंस उसका बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन वो अब इट्स नॉट अ पावर कंपनी, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो उस हिसाब से आदमी को देखना चाहिए। जहां तक कंजम्पशन का बात है, एक्चुअली क्या है कि 2005 से 2015 तक हम 10% से एचएलएल हो जाए, नेस्ले हो जाए, कोलगेट 10% से ग्रो करते थे वॉल्यूम, अब 4% से ग्रो करते हैं। ठीक है, इनका एबिडा, इनका ग्रॉस मार्जिन मोटा मोटी 50% ही रहा है, लेकिन एबिडा मार्जिन बहुत बढ़ गया है। उसी वजह से मार्केट कैप ठीक ठाक मूव हुआ है। एबिडा मार्जिन बढ़ने का रीजन कई सारे हैं। थोड़ी सी प्राइसिंग पावर इंप्रूव तो हुई है, लेकिन खास करके एड एक्सपेंड वगैरह बहुत कम हो गया है। लेकिन अगर अगेन लंबे समय के लिए, क्योंकि टिपिकल इक्विटी इन्वेस्टर को थोड़ा लंबा सोचना चाहिए, मेरे को नहीं लगता है कि इन वैल्यूएशंस के ऊपर इस बिजनेस के अंदर बहुत कुछ इन्वेस्टर खरीद पाएगा। बहुत महंगे हैं हमारे, एचएलएल 50 टाइम FY25 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें पापा जो है वो 15-17 टाइम पे हो रहा है। सेम थिंग कोलगेट जो है वो 35 टाइम पे हो रहा है वर्सेस 20 टाइम या 17 टाइम ग्लोबल में। तो जब आपके टोटल आपका वॉल्यूम ग्रोथ ही 3-4% ही रह गया है, और काफी समय से 17 के बाद, तो फिर इतने वैल्यूएशन कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि एफएमसीजी और आईटी से फिलहाल दूरी रखनी चाहिए, और ये जो 2 सेक्टर है, पावर और फार्मा, डोमेस्टिक पसंद हो या इंटरनेशनल वाला, वहाँ पे आपको अभी पैसे इसमें बन सकते हैं। तो ये 4 सेक्टर और मार्केट सेटअप आपने आज समझ लिया। अब देखते हैं अगली बार कोई और नया सेक्टर निकल के आया तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सब मेहमानों